Namaskar. Welcome to our YouTube channel, The Swasti Psychology. In continuation with our weekly PYQ series, today we are starting with Paper 2, Unit 3, that is Psychological Testing. So let us begin. Question 1 says, Dash index is the useful tool for identifying proportion of respondents giving correct response to an item. Options are item reliability, item validity, item discrimination, and item difficulty. The correct answer here is item difficulty. Now, what is item difficulty index? It is the proportion of respondents who answer an item correctly. यानी कि कितने लोग किस पर्टिकुलर आइटम को करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं उसको हम आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कहते हैं. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. जब आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू हाई होती है इट एक्चुअली मीन्स आइटम इज वेरी इजी. ओके, और जब आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू लो होती है दैट मीन्स आइटम इज एक्चुअली डिफिकल्ट. सो किसी भी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम उसमें इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट आइटम्स को ऐड करते हैं. Now, item reliability means degree of consistency, यानी कि एक पर्टिकुलर आइटम का जो रिस्पॉन्स है वो कितना कंसिस्टेंट है विद टाइम. एक बार आपने उसे मेजर किया और जब आपने दूसरी बार उसको मेजर किया तो इट शुड बी कंसिस्टेंट इन नेचर. दैट इज आइटम रिलायबिलिटी. Okay, item validity and item discrimination index. So item discrimination, if we talk about, it is the ability of an item to distinguish between high score and low scorers on the test. ठीक है, जो लोग हाई स्कोर कर रहे हैं और जो लोग लो स्कोर कर रहे हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की जो एबिलिटी है आइटम की उसको हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहते हैं. -1 से +1 तक इसकी रेंज रहती है और जितना अच्छा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना गुड डिस्क्रिमिनेशन पावर है उस आइटम का. ओके, सो इट एक्चुअली हेल्प अस टू सिलेक्ट आइटम्स दैट एक्चुअली कैन मेजर द डिफरेंस इन द एबिलिटी. फाइनली आइटम वैलिडिटी इज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस, यानी कि आपका आइटम जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है उसी चीज को मेजर कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर आइटम हैज बीन डिजाइन टू मेजर इंटेलिजेंस देन इट शुड मेजर इंटेलिजेंस रेदर देन मेमोरी और अदर लैंग्वेज स्किल. The next question says, a standardized test in psychology consists of reliability, validity, maximum items और difficult languages. So, psychology में एक जो standardized test बनता है, it should be reliable as well as valid in nature. Reliable, you all know, degree of consistency. It should be consistent in nature with the result. Validity, degree of accuracy, it should measure what it is supposed to measure. So the correct answer here would be A and B only. One more important thing you should note here is high reliability is not equivalent to high validity. ऐसा हो सकता है कोई टेस्ट हाई रिलायबिलिटी शो कर रहा हो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हाई वैलिडिटी भी हमेशा शो करे. ओके, सो reliability does not ensure validity. Okay, for example, a weighing scale that always shows 70 kg for the same object is reliable in nature, but जरूरी नहीं है कि वो valid भी हो नेचर में हमेशा, यानी कि वो exactly वही चीज मेजर कर रहा हो जो उसको करनी है. Okay. Question 3 says, in validity, the criterion measure are obtained at approximately the same time as the test scores. तो आपको बताना है ये कौन सा वैलिडिटी है जिसमें हम क्राइटेरियन मेजर को भी ऑब्टेन कर रहे हैं एट द सेम टाइम जब हम टेस्ट स्कोर ले रहे हैं. Here the options are concurrent validity, predictive validity, content validity and criterion related validity. Basically ये जो क्वेश्चन है it is actually measuring criterion related validity, but concurrent validity and predictive validity they both are specific subparts of criterion related validity itself. And here क्योंकि हम सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं किसी क्राइटेरिया के साथ अपने टेस्ट मेजर को,
ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एंजाइटी का स्केल लिया आपने, ठीक है, आपने किसी एप्लीकेंट पे या क्लाइंट पे उसको एडमिनिस्टर किया। एट द सेम टाइम उस नए एंजाइटी के टूल को वैलिड प्रूव करने के लिए आपने कोई पुराना अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड एंजाइटी का स्केल लिया और उस सेम क्लाइंट पे एट द सेम टाइम अप्लाई किया। फिर आपने उन दोनों टेस्ट की आपस में कोरिलेशन चेक किया और उन दोनों ने हाई कोरिलेशन शो किया। दैट मीन्स आपका जो नया एंजाइटी स्केल है और जो पुराना है वो उसको वैलिडेट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी। ओके, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है, हम फ्यूचर में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी का परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, तो वो एट द सेम टाइम नहीं होता है। ओके, एंड कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, जो आपके स्केल का जो कंटेंट है या जो आइटम्स है वो एग्जैक्टली जिस चीज के लिए बने हैं उसको मेजर कर रहे हैं कि नहीं, आपके थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं कि नहीं, वो कंटेंट वैलिडिटी में हम देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 कंकरेंट वैलिडिटी। So this table actually summarizes all the types of validity. 1, content validity, which actually cover all the test items. For example, जैसे कि आपके UGC नेट एग्जाम सारे 10 यूनिट्स को कवर करता है। ओके, construct validity 2, this actually measures the theoretical construct it claims to measure. तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू कंटेंट वैलिडिटी, बट कंटेंट वैलिडिटी हम आइटम्स को ध्यान में देते हैं और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम ओवरऑल टेस्ट को ध्यान में रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर ही कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी एक्चुअली इज व्हेन योर न्यू स्केल शोज हाई कोरिलेशन विद अदर रिलेटेड मेजर्स। जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी का जो नया टूल है वो पुराने टूल्स के साथ भी कोरिलेट कर रहा है। ओके, तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हुआ। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी यानी कि जो अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट है उनके साथ वो लो कोरिलेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी का स्केल क्रिएटिविटी के स्केल के साथ लो कोरिलेशन शो कर रहा है। देन वी ऑल्सो हैव फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है वैलिडिटी एट द फेस, यानी कि अपीयरेंस लेवल पे, सरफेस लेवल पे आपका टेस्ट वैलिड अपीयर हो रहा है कि नहीं। ओके, तो जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इट लुक्स लाइक इट मेजर्स पर्सनालिटी, तो उसके आइटम्स इस तरीके से होते हैं कि समवेयर फेस वैल्यू से हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये पर्सनालिटी को मेजर कर रहा है। देन क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज जब हम अपने टेस्ट स्कोर्स को किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे कि जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट किसी पे अप्लाई किया और उसकी एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया कि टेस्ट में तो आप हाई स्कोर कर रहे हो बट क्या एक्चुअल में आप जॉब की परफॉर्मेंस भी आपकी हाई है। कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्राइटेरियन के ही सब पार्ट्स हैं। तो कंकरेंट में होता है जब टेस्ट और क्राइटेरियन मेजर को हम सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे अभी हमने जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करी, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस ऑफिस में और जो करंट एप्टीट्यूड टेस्ट है उनका रिजल्ट कोरिलेट होना चाहिए, सेम आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि अभी आपका एग्जाम लिया, टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी। ओके, तो दैट इज फ्यूचर क्राइटेरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैचिंग। List 1 is about the attitude scales, which include summated rating scale, semantic differential scale, equal appearing interval scale, and cumulative scale. These are the list of psychologists: Thurston, Gutman, Likert, Osgood. तो हमें करेक्ट मैचअप यहाँ पे करना है। Correct answer would be A, summated rating scale by the Likert, B, semantic differential scale by Osgood, C, equal appearance interval scale by Gutman, and D, cumulative scale by Thurston. Okay, so we also now need to understand what are these attitude scaling techniques. Okay, so we have like number of attitude scales starting with the Likert.
और समेटेड स्केल। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल में क्या होता है, हमको ऑप्शंस मिलते हैं लाइक ऑन द 7 पॉइंट और 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऑप्शंस होते हैं जो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय रीडिंग साइकोलॉजी बुक्स, आपको रिस्पॉन्स करना है 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, 2 पे स्लाइटली डिसएग्री हो जाएगा, 3 पे न्यूट्रल हो जाएगा, देन स्लाइटली एग्री, देन स्ट्रांगली एग्री, लाइक दैट। ओके, एंड तो यू हैव रेंज ऑफ ऑप्शंस टू आंसर कि आप उस पर अग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो, तो यू हैव अ फिक्स स्केल। ओके, इसलिए इसको हम समेटेड स्केल्स भी बोलते हैं। इट एक्चुअली मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ योर एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, उसकी इंटेंसिटी को ये मेजर करता है। ओके, देन यू हैव सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्या करता है, बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स लेता है ऑन अ रेटिंग स्केल। ठीक है, एग्जाम्पल, कंसेप्ट है योगा, उसको रेट करना है हमें गुड या बैड के कॉन्टेक्स्ट में, रिलैक्सिंग या स्ट्रेसफुल के कॉन्टेक्स्ट में, यूजफुल या यूजलेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देखेंगे इन्होंने बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स को यूज किया। ओके, सो ये किसी पर्टिकुलर मीनिंग को यूज करते हैं कॉन्सेप्ट के, और उसको एडजेक्टिव बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स में वी हैव टू आंसर इट। ओके, स्टेपल स्केल, इसमें क्या होता है, हम सिंगल एडजेक्टिव रेटिंग के लिए यूज करते हैं। इट रेटेड ऑन अ यूनिपोलर स्केल। ठीक है, माइनस एग्जाम्पल -5 से +5 तक स्कोर्स आपको मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक कॉन्सेप्ट है, आपको रेट करना है कि वो बेनिफिशियल है कि नहीं। तो बेनिफिशियल यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर में रखा गया है बेनिफिशियल। अब आप या तो बेनिफिशियल के पॉजिटिव तरफ रेट करोगे या बेनिफिशियल के नेगेटिव तरफ रेट करोगे। अगर आप नेगेटिव की एंड पे जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिसएग्रीइंग टू इट्स बेनिफिशियल नेचर। अब अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अग्रीइंग टू इट्स बेनिफिशियल नेचर। ओके, तो इसमें बाइपोलर की जगह यूनिपोलर स्केल मतलब इसको हम बोलते हैं। देन वी हैव थर्स्टन स्केल, और इसको हम क्यूमुलेटिव स्केल भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस, एक्सपर्ट वेट असाइन करते हैं। ओके, रिस्पोंडेंट अग्री या डिसएग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट है स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, तो एक्सपर्ट इसको वेट देंगे। तो 3 एक्सपर्ट्स का इसको वेटेज मिला है, तो इट इज मॉडरेटरी फेवरेबल टू बैन, मतलब 3 एक्सपर्ट्स ने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, तो स्कोर यहाँ पे 3 हो गया। ओके, सो दिस इज थर्स्टन स्केल, जहाँ पे एक्सपर्ट वेट करते हैं सेंटेंसेस को। तो नेक्स्ट इज गटमैन स्केल, इसको स्केलोग्राम भी बोलते हैं, और इसी को हम इक्वल इंटरवल स्केल भी बोलते हैं। हेयर द आइटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ओके, फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। एग्जाम्पल के लिए रिसाइकलिंग के बारे में कुछ आइटम्स है। आई रिसाइकल रेयरली, यानी कि कभी, मतलब रेयरली मुश्किल से। आई रिसाइकल समटाइम्स, कभी कभी। आई रिसाइकल ऑफन, यानी कि अक्सर। आई रिसाइकल ऑलवेज, यानी कि हमेशा। इफ समवन चूजेस 3, अगर कोई आई रिसाइकल ऑफन चूज करता है, दैट मीन्स 1 और 2 के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑफन में समटाइम और रेयरली तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है, राइट। सो इसलिए हम इसको क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव स्कोरिंग, मतलब द स्कोरिंग इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्योंकि वो 1 और 2 को इंक्लूड करके चल रहा है। ओके, देन वी हैव रेटिंग और द सिंपल न्यूमेरिकल स्केल, जिसमें हम जनरल रेट करते हैं किसी चीज को, कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 जस्ट रेट योर सेटिस्फैक्शन विद these online classes. So it is normal rating scale. Then we also have forced choice scale, जहाँ पे हमें options दिए जाते हैं, उसी में से choose करना है, हमारे पास ज़्यादा liberty नहीं है। ठीक है, so which activity do you prefer, reading a book, watching a movie? आपको इन दोनों में से ही बताना है आपको क्या पसंद है। So this is forced choice in nature. Okay. Now next question is again a matchup. Here we have a test of intelligence, personal data sheet, thematic apperception test, career belief inventory. List 2 is about the psychologists Robert Woodward, Henry Murray, Krumholtz and Alfred Bennett. So here the answer would be
टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय बिनेट, पर्सनल डेटा शीट given by Woodworth, thematic apperception test, which is a projective technique, was given by Murray, and career belief inventory by Krumholz. Okay, so the correct answer is fourth here. Now, what are some applications of personality assessment? Employment section, क्लिनिकल डायग्नोसिस, न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो आपसे क्या पूछा गया है? एप्लीकेशन ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, जो पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं वो क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या कहाँ यूज हो सकते हैं बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, यानी कि जब हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो यस, एम्प्लॉयमेंट के वक्त पर्सनालिटी असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मिलिट्री में भी यूज होते हैं, आप आर्मी के लिए जाते हैं, वहां पे टेस्ट होता है आपका पर्सनालिटी का, राइट। क्लिनिकल डायग्नोसिस, ऑफ कोर्स जब पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं किसी को, तो वहां पे क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। बट न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो इट इज प्योरली लाइक रिलेटेड टू ब्रेन एंड इट इज साइंटिफिक इन नेचर। एंड हम बात करें अगर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का, तो इसके टेस्ट टोटली अलग होते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को मेजर करते हैं। तो आंसर वुड इंक्लूड ए एंड बी ओनली। Here are list of few other tests. अगर एम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो वहाँ पे सिलेक्शन के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, प्रमोशन के लिए, लीडरशिप पोटेंशियल के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट यूज हो सकते हैं, जैसे कि MBTI, 16PF, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज भी यूज हो सकती हैं करियर गाइडेंस में। क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि जब मेंटल डिसऑर्डर्स हमें बात चेक करने हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल बिहेवियरल पैटर्न चेक करने हैं, तो वहाँ पे personality tests like MMPI, NEO-PI, projective tests like TAT and Rorschach, and other intellectual tests, intelligence tests, can be used. न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करें तो वो जो ब्रेन डैमेज होता है या कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं उनको चेक करता है, या न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसको चेक करता है। तो कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हैं? बेंडर विजुअल मोटर टेस्ट और हॉलस्टेड रिटेन टेस्ट। एजुकेशनल और डेवलपमेंटल एरिया में जब हम लर्निंग डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल डिलेज की बात कर रहे हैं, तो स्टैनफोर्ड, बिनेट और विस्क जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं, या कुछ हम डेवलपमेंटल स्केल या अचीवमेंट स्केल भी यूज कर सकते हैं। करियर गाइडेंस की अगर हम बात करें तो हम कुछ वोकेशनल टेस्ट इन्वेंट्रीज यूज कर सकते हैं, करियर बिलीफ इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड सर्च जैसी इन्वेंट्री हम यूज कर सकते हैं। Question 7 says, which one of the following is the preferred method for determining item bias? इनमें से कौन सा मेथड आइटम बायस को डिटरमाइन करता है? नंबर 1 आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, नंबर 2 आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, नंबर 3 आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एंड नंबर 4 item correlation matrix. So here the correct answer is item characteristic curve. Now what is this? Actually, this concept of item characteristic curve comes from item response theory. ठीक है, तो item response theory क्या है? वो एक statistical theory है where examinees performance in item and test and how performance relate to the examinee abilities that are measured by the items in the test. Which actually means कि एक एग्जामिनी की क्या एबिलिटी है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है किसी टेस्ट में, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी से पता चलता है। तो आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इट प्लॉट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एबिलिटी लेवल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्डेंट का एबिलिटी लेवल था और जितना उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है उसके बीच का प्लॉट है। It is actually preferred for detecting item bias because it can show whether an item behave differently for different groups, like किसी जेंडर की वजह से या कल्चर की वजह से, जबकि एबिलिटी सेम है। ठीक है, when the ability is same, but अगर different ग्रुप्स के लोग हैं तो वो बता सकता है ये हमें कि क्या आइटम का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है।
ओके, इट एक्चुअली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग। ओके, आइटम का डिफरेंशियल फंक्शनिंग वो हमें पता चल सकता है आईसीसी से। सो इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स टू एन आइटम, जिसको हम पी थीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, थीटा इज एबिलिटी है, एंड द एबिलिटी आप देख सकते हैं ये ट्रेट है, ये एबिलिटी है, और ये है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ रही है, आप देखेंगे ये एबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द characteristic curve. Now let us understand these other item analysis methods also. Item difficulty हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, it is the proportion of responding answers correctly. ठीक है, इजी आइटम होगा तो हाई आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू रहेगी, लो अगर आपको वैल्यू मिल रही है यानी कि आइटम आपका डिफिकल्ट है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन, एबिलिटी ऑफ आइटम टू डिफरेंशिएट हाई वर्सेस लो स्कोरर्स, इसको हम कैसे करते हैं, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन से मेजर करते हैं। ओके, और हाई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है गुड डिस्क्रिमिनेशन। आइटम रिलायबिलिटी इज डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें हम टेस्ट रीटेस्ट इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले मेथड यूज कर सकते हैं, और वो आइटम की स्टेबिलिटी को बताता है या कंसिस्टेंसी को बताता है। इंटर आइटम कोरिलेशन, इट इज लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम विद इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो आपस में कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, कोरिलेशन से ये पता चल सकता है हमें। देन वी हैव आईसीसी, जो अभी हमने पढ़ा, जो एबिलिटी और परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है कि क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में, और ये आइटम बायस और डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग को मेजर कर सकता है। Now next question says the multi-trait method design does not provide which of the following: predictive evidence validity, discriminant evidence validity, convergent evidence validity and reliability। तो हमें बताना है ये जो multi-trait और multi-method design है, ठीक है, यानी कि multi-trait मतलब बहुत सारे ट्रेड्स एंड मल्टी मेथड, बहुत सारे मेथड डिजाइन हम यूज कर रहे हैं वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर, या रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज प्रिडिक्टिव एविडेंस वैलिडिटी, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रिडिक्टिव हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर में देखनी है कोई परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रेजेंट का जो टेस्ट स्कोर है उससे हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस जब डिटेक्ट करनी होती है हम तब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं। लेकिन मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड डिजाइन हम यूजुअली प्रेजेंट में करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी उससे हमें पता चलती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी उससे हमें पता चलती है, और रिलायबिलिटी भी उससे हमें पता चल सकती है। ओके, सो एक्चुअली इट कैन हेल्प अस इन ऑल ऑफ द थ्री थिंग्स। एक बार लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस MTMM अप्रोच। सो ये एक रिसर्च डिजाइन है where we used to assess construct validity of psychological measures. It examine whether a test actually measures the intended trait. ठीक है, obviously validity का मतलब ही ये है कि जो trait के लिए वो बना है वो उसको measure कर रहा है या कुछ और ही measure कर रहा है। तो हम multi trait और multiple method approach इसके लिए यूज करते हैं। ओके, इसका रिजल्ट हम जनरली एक कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं, जो हमें अक्रॉस ट्रेट्स एंड अक्रॉस मेथड्स हमें कोरिलेशन देता है, so that we can get very much assured about the validity of our test. For example, suppose a researcher wants to measure anxiety and depression. ठीक है, किसी रिसर्चर को एंजाइटी और डिप्रेशन मेजर करना है। पहला मेथड उसने यूज किया है सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनएयर, खुद से वो क्वेश्चनएयर को रिपोर्ट करने वाला मेथड, और सेकंड है ऑब्जर्वर रेटिंग, यानी कि कोई और आपको रेट कर रहा है अबाउट योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो एक हो गया सेल्फ मेजर, एक हो गया ऑब्जर्वर रेटिंग। नाउ हाई कोरिलेशंस अलोंग सेम ट्रेट एंड डिफरेंट मेथड, अगर सेम ट्रेट माने एंजाइटी है और डिफरेंट मेथड है, अगर इन दोनों के बीच में एंजाइटी जो आपने खुद टेस्ट किया वो और जो मैंने आपको रेटिंग दी वो, अगर वो दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन आ रहा है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ रही है। ओके, और अगर डिफरेंट ट्रेट्स यानी कि आपका एंजाइटी और आपका डिप्रेशन, उनके बीच में डिफरेंट ट्रेट्स के बीच में अगर कोरिलेशन कम आ रहा है, इसका मतलब
वो मेजर आपस में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी शो कर रहे हैं। सिंपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइटी, एंजाइटी, ये दोनों तो सेल्फ थे, ठीक है, आपने खुद रेटिंग दी, सेम है। लेकिन एंजाइटी सेल्फ और एंजाइटी ऑब्जर्वर के बीच में, यानी कि जो दो अलग मेथड्स हैं एंजाइटी मेजर करने के, उनके बीच में 0.8 कोरिलेशन आ रहा है, विच इज वेरी हाई. That means it is showing convergent validity of the scale. Then depression की हम बात करें और anxiety की, तो 0.3 आ रहा है, which is low, which is showing discriminant validity. तो यहाँ पे multi trait apply हो गया, दो different traits हैं. अब आपने देखा डिप्रेशन का अगेन दूसरा मेथड, ऑब्जर्वर मेथड, और एंजाइटी का सेल्फ इज 0.2, अगेन इट इज शोइंग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. तो इन दिस वे दिस अप्रोच इज वेरी मच बेनिफिशियल टू एंश्योर वैलिडिटी ऑफ अ स्केल. Now next question says, one psychologist has developed a tool on nature connectedness. What would be correct sequence of the following psychometric activities? बेसिकली आपसे यहाँ पर सीक्वेंस पूछा गया है टूल बनाने की एक्टिविटी पर. फर्स्ट स्टेप which is written here is carrying out EFA, that is exploratory factor analysis, establishing percentile norm, then examining Cronbach alpha, then verifying predictive validity, and then establishing content validity. So we have to choose our answer. Now here the answer would be starting with E. Firstly, we need to establish the content validity. Then we'll examine the Cronbach alpha. Then we'll carry out the factor analysis. Okay, and then we'll find out the predictive validity, and finally we'll establish the percentile norm of the test. इस particular question को if you'll search on internet, various answers could be seen. काफी जगह सोर्सेज में इसका आंसर 4th दे रखा है, which is ideally not suitable. Okay, as per the theory of scale development, this option is not, मतलब it should not be there. ठीक है, so let us understand कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है. तो उसके लिए हमें पूरा स्केल डेवलपमेंट के प्रोसीजर को एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा. Now this is the whole procedure. स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नेचर कनेक्टेडनेस का स्केल बनाना था, तो पहले हम नेचर कनेक्टेडनेस क्या होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, उसे डिफाइन करेंगे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर डेफिनेशन आप उसके बारे में एक आइटम पूल जनरेट करेंगे, लाइक सेट ऑफ 50 आइटम्स, 100 आइटम्स जो उस कंस्ट्रक्ट को कवर कर सके. तो आप आइटम्स जनरेट करेंगे. तो सेकंड स्टेप हो गया आइटम पूल. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यानी कि लिकर्ट स्केल यूज करना है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यूज करना है, वो हम डिसाइड करते हैं. देन हम कंटेंट वैलिडिटी अपने स्केल की चेक करते हैं, और वो कैसे करते हैं, बाय रिव्यूइंग बाय द एक्सपर्ट्स. तो हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं और उनको हमारे सभी आइटम्स को रिव्यू करने के लिए कहते हैं. ठीक है, टू इंश्योर कि हमारा कंस्ट्रक्ट कवर हो रहा है कि नहीं, या जो आइटम हमने बनाए हैं वो उस टेस्ट के लिए हैं कि नहीं. इसमें इस चीज के लिए इसको हम क्वालिटेटिवली भी कर सकते हैं, और इसको क्वांटिटेटिव करने के लिए हम आइटम कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि कितने एक्सपर्ट्स हैं, और वो उसको रेटिंग करते हैं लाइक 1 to 4 की कैटेगरी में कि आपका आइटम कितना रेलेवेंट है, और उस तरीके से आप ICVI स्कोर भी मेजर कर सकते हैं. देन उसके बाद हम पायलट टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग फेज में जाते हैं, जहां हम चेक करते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, या जो आपके क्लाइंट हैं या रिस्पोंडेंट्स हैं उनको इजीली समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है, एम्बिगियस तो नहीं है आपके आइटम्स. ठीक है, तो हम वो सब उसको चेक करते हैं. शुरू के इनिशियल प्री टेस्टिंग फेज में इफ यू आर लाइक सेलेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 और 200 का डेटा, तो हम वहीं पर वी कैन इवन चेक आइटम टोटल कोरिलेशन एंड क्रॉनबैक अल्फा. ठीक है, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स फैक्टर एनालिसिस. ओके, तो प्री टेस्टिंग के बाद हम बेसिकली आइटम एनालिसिस करते हैं, बेसिक आइटम एनालिसिस. ओके, जिसके अंदर हम आइटम टोटल कोरिलेशन भी देखते हैं, यानी कि एक आइटम का पूरे स्केल के साथ क्या रिलेशन है, आइटम्स के बीच में क्या रिलेशन है,
ठीक है। एंड देन इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है, जो इंटरनल रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम क्रॉनबेक अल्फा भी चेक करते हैं। एंड ये सब करने के बाद जो आइटम्स उसमें से रिमूव होते हैं वो हम उनको हटा देते हैं। एंड फाइनली वी चेक EFA और फैक्टर स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि आपका स्केल कितने फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स। तो EFA ही है जो एक्चुअली अगर आपके 50 आइटम्स हैं तो उनको 20 पे लाने, मतलब जो भी बेस्ट होगा वहां तक लाने में हेल्प करेगा, आइटम रिडक्शन में हेल्प करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो इसलिए भी हो रहा था कि एट फ्यू प्लेसेस हम EFA के बाद भी क्रॉनबेक अल्फा चेक करते हैं। ओके, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप शुरू में पायलट फेज में ही या शुरू के डेटा में क्रॉनबेक अल्फा लगा रहे हैं एंड फिर आइटम्स कम कर रहे हैं, या आप ऑल टुगेदर EFA के साथ ही क्रॉनबेक अल्फा लगा रहे हैं। तो एट सम प्लेसेस हम क्रॉनबेक अल्फा EFA के बाद भी चेक करते हैं। ओके, देन वी रिवाइज द स्केल accordingly. Finally we establish the reliability. It could be क्रॉनबैक अल्फा की बात पहले ही हो गई है। देन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी हम इस्टेब्लिश करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी वी कैन इस्टेब्लिश, एंड देन वी इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ स्केल ऑल्सो। ठीक है, इसमें हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश क्राइटेरियन वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव या कॉन्करेंट वैलिडिटी। ओके, इसी फेज में वैलिडिटी फेज में हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या सॉरी नॉट कंस्ट्रक्ट, कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं। कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी, तो ये आपको ओवरऑल स्केल का जो स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल कॉम्पोजिट तैयार हो गया है उसकी रिलायबिलिटी आपको बताता है। तो यहाँ पे हम रिलायबिलिटी के लिए कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं। ओके, देन फाइनली वी इस्टेब्लिश नॉर्म्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड स्कोर हम देखते हैं कंपेयर करने के लिए, जो आपके रिस्पोंडेंट की जो स्कोर्स आ रहे हैं उसको, जिससे आप फाइनली कंपेयर करोगे इंटरप्रेट करने के लिए अपने स्कोर्स को एक इंडिविजुअल के लिए। तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के लिए हमें नॉर्म्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, स्टैंडर्डाइज स्कोर इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ साइकोलॉजिकल स्केल डेवलपमेंट। Next question says, one behavioral scientist is developing a questionnaire to assess the attitude towards workplace support. Which of the following will be the best way to establish construct validity of the questionnaire? तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चनेयर बनाते समय, जो कि एटीट्यूड मेजर करने का क्वेश्चन है, ठीक है, हमें बताना है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। ऑप्शंस आर क्रॉनबैक अल्फा, इंटर आइटम कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस और KR फॉर्मूला। सो हेयर द आंसर इज फैक्टर एनालिसिस। अभी हमने पीछे पढ़ा ही है, फैक्टर एनालिसिस में हम EFA पढ़ते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, एंड देन हम CFA करते हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। सो कंस्ट्रक्ट की जो वैलिडिटी है, EFA फेज में हम अपने कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस फेज में हम उस कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को इंश्योर करते हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट whether your test is truly measuring the theoretical construct. ठीक है, तो this is the scene here. क्रॉनबैक अल्फा यू ऑल नो इंटरनल कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी चेक करता है। इंटर आइटम कोरिलेशन, आइटम्स के आपस में जो कंसिस्टेंसी उसको चेक करते हैं। KR फॉर्मूला इज अगेन रिलायबिलिटी मेजर, वो जो कि जब डाइकोटोमस आइटम्स होते हैं जिनका 0 और 1 में रिस्पॉन्स होता है वो उनको चेक करता है। तो अगेन ये तीनों चीजें ही कंसिस्टेंसी की तरफ जा रही हैं, बट not towards validity. Now next question says the test requires someone to demonstrate his her tailoring ability is best classified as. Okay, so A, self report test, standardized test, test of maximal performance and objective test. एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक टेस्ट ऐसा चाहिए हमें जिससे हमें ये पता चल सके कि किसी की टेलरिंग एबिलिटी,
ठीक है, टेलरिंग इज कपड़े सिलना। ये जो एबिलिटी है वो किससे ज्यादा पता चलेगी? तो ऑब्वियसली कोई सेल्फ रिपोर्ट करके नहीं बताएगा हमें कि मेरी टेलरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, उससे हमें कुछ खास पता नहीं चलेगा। किसी भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट से या ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ये हमें खास पता नहीं चल सकता। बट अगर हमारी जो परफॉर्मेंस है कि हम 1 घंटे में कितने कपड़े सिल सकते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ मैक्सिमल परफॉर्मेंस। इस तरीके के टेस्ट से, परफॉर्मेंस टेस्ट से हमें इस तरीके की एबिलिटी पता चल सकती है। तो आंसर वुड बी टेस्ट ऑफ मैक्सिमल परफॉर्मेंस। ओके, इससे आपका जो एबिलिटी है और जो स्किल है वो पता चल सकता है। सेल्फ रिपोर्ट जो होते हैं उसमें आप अपने पर्टिकुलर एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग दे सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग करते हैं, बट अगेन परफॉर्मेंस नहीं अच्छे से पता चलेगी। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, तो अगेन यहाँ पर भी मैक्सिमल परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाती है। Now the next question says, using Hull's theory, Taylor conceptualized that anxiety is an emotionally based drive. Therefore, his anxious subjects on Taylor's manifest anxiety scale should condition faster than the low anxious subject. The study verified the hypothesis, provides evidence for. Okay, so let us try to understand this question first. हल्स की थ्योरी को यूज करके टेलर ने कंसेप्चुलाइज किया कि एंजाइटी एक इमोशनली बेस्ड ड्राइव है, इसलिए हाई एंशियस सब्जेक्ट्स MAS मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल, ठीक है, तो जो हाई एंशियस सब्जेक्ट थे जो कि एंजाइटी स्केल से मेजर किए गए थे, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी कंडीशनिंग फास्टर हो रही है एज कंपेयर टू लो एंशियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्केल कौन है? एंजाइटी स्केल, जो ये सब मेजर कर रहा है, लो एंजाइटी, हाई एंजाइटी। और देखा जा रहा है कि जो हाई एंजाइटी वाले बंदे थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उनका कंडीशनिंग फास्टर हो रही है। बिकॉज मतलब दिस इज द हाइपोथेसिस बेसिकली कि जिनकी एंजाइटी ज्यादा है उनकी कंडीशनिंग फास्टर हो रही है। ओके, सो इससे हमें किस चीज का एविडेंस मिलता है? ए, कंकरेंट वैलिडिटी ऑफ एंजाइटी स्केल, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ एंजाइटी स्केल, कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑफ एंजाइटी स्केल, या फिर लैक ऑफ वैलिडिटी फॉर एंजाइटी स्केल। अब क्योंकि हम हल्स की थ्योरी पे बेस करके अपने काम को आगे चल रहे हैं, ठीक है, और अगर उसकी थ्योरी कहती है हाई एंजाइटी की कंडीशनिंग फास्टर होगी, और जो नया एंजाइटी का स्केल है, मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल, अगर वो भी यही शो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, वो और ज्यादा इंश्योर हो जाएगी क्योंकि वो थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वुड बी द आंसर है। ओके, सो कॉन्करेंट नहीं होगा क्योंकि हम वहां पर कॉन्करेंट में, एज वी हैव स्टडीड, हमें एट द सेम टाइम उसको कोरिलेट करना पड़ता है इस्टेब्लिश एंजाइटी मेजर के साथ, ठीक है। कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट का ही सब टाइप होता है। ओके, एंड बट अगेन प्रिडिक्ट बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लैक ऑफ वैलिडिटी हम नहीं कह सकते यहाँ पे। ओके, सो क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट को सपोर्ट कर रहा है इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। Next question, in a newly developed adjustment inventory which use yes no format, there were some positive worded items, yes response indicating adjustment, and some negatively worded item, no response indicating adjustment. Test developers follow this practice to offset the effect of A, acquiescence, do faking, 3 random responding, 3 socially desirable. Let us understand this question first. एक नया एडजस्टमेंट इन्वेंट्री बना है जिसमें येस नो वाला फॉर्मेट है, आंसर आपको येस या नो में देना है, ठीक है। तो कुछ उसमें पॉजिटिव वर्ड आइटम्स है और कुछ नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स है, ठीक, जिसको आप येस में रिस्पॉन्स करोगे या नो में। तो ये टेस्ट डेवलपर्स ने क्यों बनाया है, कौन सी प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सो द आंसर इज एक्विसेंस हेयर। एक्विसेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज अ बायस व्हेन रिस्पोंडेंट्स टेंड्स टू एग्री विद आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट। यानी कि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है बायस आंसर करने की, वो क्या कर रहे हैं, सब में यस 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 भर रहे हैं सारे टेस्ट आइटम्स में, ठीक है। बट क्योंकि हमने 2 तरीके के आइटम्स को यूज किया है, जो पॉजिटिव आंसर हो, जिनका नेगेटिव, जो नेगेटिवली वर्डेड भी हो, पॉजिटिवली वर्डेड भी हो, रिवर्स वर्डिंग्स भी हो जिनकी, ठीक है, तो वहां पर आप सबका यस यस आंसर करके काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप कुछ ऐसा मेजर कर रहे हो जिसका आंसर ऑब्वियसली यस ही है, और आपने बाकी सारे आइटम्स भी उसी तरीके से डिजाइन करें, ठीक है, कि अगर आप यस करोगे तभी पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हम क्या करते हैं, स्केल बनाते वक्त पॉजिटिव वर्ड आइटम्स होते हैं और कुछ नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स भी डाल सकते हैं। तो नेगेटिव वर्डेड आइटम्स में जब आप नो करोगे तभी आपको हाईएस्ट स्कोर मिलेगा उसमें, ठीक है। तो अगर आपका आप बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हैं यस 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 यस, तो वो गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरीके से पॉजिटिवली और नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स को यूज करते हैं, ओके, ताकि ये जो पैटर्न है रिस्पॉन्स का उसको हम अवॉइड कर सकें, ओके। फेकिंग तब होता है जब हम डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ओके। तो वहां पर फेकिंग करता है जो रिस्पोंडेंट होता है। तो ये जो येस नो का फॉर्मेट है रिवर्स से, इससे फेकिंग हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है सारे आइटम्स तो वो नो वाले आइटम्स को भी इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा कि वो अच्छा दिखे, ठीक है। इसी इसी तरीके से होता है सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी कि खुद को सोशली डिजायरेबल पोर्ट्रे करना। तो अगेन रिवर्स आइटम इसको एल्यूमिनेट नहीं कर पाते पूरी तरीके से। फिर होता है एक रैंडम रिस्पॉन्डिंग, यानी कि हम बिना किसी अटेंशन के येस नो पे टिक कर रहे हैं बिना पढ़े, ठीक है। तो अगेन रिवर्स आइटम थोड़ा बहुत इसमें हेल्प कर सकते हैं, बट अगेन बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं करते। तो एक्विसेंस बायस इज द थिंग विच कुड बी हेल्प्ड एंड सपोर्टेड कि ये बायस क्रिएट ना हो, ठीक है, बाय दिस रिवर्स एंड पॉजिटिव आइटम्स। Next question says, which one of the following statement is true regarding the relationship of test length with reliability and validity? तो आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट की जो लेंथ है उसका आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के साथ क्या कनेक्शन है, यानी कि टेस्ट की लेंथ बढ़ती है या घटती है तो रिलायबिलिटी की वैलिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सो बेसिकली एज द टेस्ट लेंथ इंक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ इंप्रूव, ओके। सो ऑप्शन आपको दिए गए थे, बट जब भी टेस्ट लेंथ चेंज होती है तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी और वैलिडिटी वुड ऑल्सो इम्प्रूव, ठीक है। जब भी हमारा टेस्ट लॉन्गर होता है तो हमारे जो रैंडम एरर्स हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं, इससे हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी कि क्रॉनबैक अल्फा बढ़ता है, और इसको हम स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूला से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला एक्चुअली कनेक्टेड विद द लेंथ ऑफ द टेस्ट। जैसे ही हम लेंथ आधी करते हैं टेस्ट की तो उसकी रिलायबिलिटी भी आधी हो जाती, कम हो जाती है, नॉट आधी बट कम हो जाती है। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो अगेन जब भी टेस्ट की लेंथ बढ़ती है तो उसकी वैलिडिटी भी इंप्रूव होती है, यानी कि यू हैव मोर नंबर ऑफ आइटम्स विच आर एग्जैक्टली मेजरिंग योर कंस्ट्रक्ट, तो इसलिए आपकी वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। Now next question says, on the basis of which criterion the tests are classified into verbal test and non-verbal test? किसी टेस्ट को वर्बल नॉन वर्बल हम किस बेसिस पे करते हैं? Criterion of purpose, criterion of content of item, criterion of scoring and criterion of time limit. The answer is criterion of content of item, क्योंकि वर्बल टेस्ट के आइटम्स और नॉन वर्बल टेस्ट के आइटम्स का नेचर डिफरेंट होता है। वर्बल माने जिस टेस्ट को हम बोल के कर सकते हैं, एंड नॉन वर्बल माने जहां पे आपको वर्बल कम्युनिकेशन की नीड नहीं है, ठीक है। सो वर्बल टेस्ट आर लैंग्वेज बेस्ड, जहाँ पे रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सारे स्किल्स आपको आने चाहिए, जैसे वोकैबुलरी टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट, तो ये सब वर्बल है, यानी कि यहाँ पे रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्किल्स सब इनकॉर्पोरेटेड है। नॉन वर्बल टेस्ट इज लैंग्वेज फ्री टेस्ट, अगर जो सिंबल्स के फॉर्म में है जहाँ पे लैंग्वेज की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी जहाँ पे बहुत कम हो जाती है, सिर्फ फिगर और सिंबल्स और पैटर्न्स को पहचान के आपको आंसर करना है, जैसे कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में होता है, ब्लॉक डिजाइन में होता है, पिक्चर कंप्लीशन में होता है, तो वहां पे वर्बल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स की इतनी नीड नहीं होती है। Which one of the following is not intrinsic factor affecting reliability? A, group variability, then B, length of the test, range of total scores, and then homogeneity of items. आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है
जो आपके स्केल की रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ग्रुप वेरिएबिलिटी, बिकॉज बाकी ये तीनों फैक्टर्स आपकी स्केल की इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ग्रुप वेरिएबिलिटी भी कर सकता है लेकिन वो इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक फैक्टर है. ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द टेस्ट अभी हमने पढ़ा ही है, रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा. देन जो टोटल स्कोर का रेंज होता है वो भी आपकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है. एंड होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स, आइटम्स का जो होमोजीनियस नेचर है वो भी रिलायबिलिटी को इफेक्ट करता है. ओके, सो अभी हमने पढ़ा लॉन्गर टेस्ट होगा, हाई रिलायबिलिटी होगी, ग्रेटर स्कोर वेरिएबिलिटी होगी तो रिलायबिलिटी अगेन इंप्रूव हो जाएगा. टोटल स्कोर्स में वेरिएबिलिटी होगी तो रिलायबिलिटी बेटर होगी. एंड जितने ज्यादा आइटम्स कंसिस्टेंट आइटम होंगे इट इंक्रीज इंटरनल कंसिस्टेंसी. तो आइटम्स की कंसिस्टेंसी आपकी रिलायबिलिटी को भी बेटर करेगी. देन ग्रुप वेरिएबिलिटी एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है. तो डिफरेंसेस इन द सैंपल मतलब जेंडर डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, इट वुड अफेक्ट ऑब्जर्व्ड रिलायबिलिटी बट नॉट इंट्रिंसिक टू द टेस्ट. लेकिन ये प्रॉपर्टी टेस्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. Next question says Wechsler Adult Intelligence Scale was published in 1955 has 5 verbal 5 performance, 5 verbal 6 performance, 6 verbal and 5 performance and 6 verbal और 6 performance test. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ इस स्केल के बारे में पता होना चाहिए. Here the answer is 5 verbal and 6 performance test होते हैं वेस्टलर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. कौन कौन से? 5 वर्बल टेस्ट है, इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड जनरल नॉलेज एंड फैक्चुअल रिकॉल क्वेश्चन. देन यू हैव कॉम्प्रीहेंशन जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले स्किल्स को देखा जाता है किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके. एरिथमेटिक अनदर सब टेस्ट जहाँ पे न्यूमेरिकल रीजनिंग चेक की जाएगी. डिजिट स्पैन में आपकी मेमोरी चेक की जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन. वोकैबुलरी में आपके वर्ड नॉलेज कैसा है, वर्बल कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसा है, उसको चेक किया जाता है. देन 6 टेस्ट परफॉर्मेंस में होते हैं जिसमें आप एक्चुअली परफॉर्म करते हो, लाइक पिक्चर कंप्लीट करना. ठीक है, वहां पे विजुअल परसेप्शन और अटेंशन को देखा जाता है. पिक्चर को अरेंज करना सीक्वेंस में, सोशल अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उनको चेक किया जाएगा बेसिकली. यहाँ पे ब्लॉक डिजाइन होता है, अगेन स्पेशियल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्पेशियल रीजनिंग इज स्पेस में, मतलब 3D शेप्स और वो सारी चीजें. देन यू हैव ऑब्जेक्ट असेंबली जहाँ पे विजुअल मोटर इंटीग्रेशन को चेक किया जाएगा. देन यू हैव डिजिट सिंबल जहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, लर्निंग, मेमोरी को चेक किया जाएगा. और लास्ट है सिमिलैरिटीज जिसमें आपके जो परफॉर्मेंस में जो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, नॉन वर्बल जो रीजनिंग टास्क है उसके थ्रू उसको चेक किया जाता है. वेस क्या करता है, वर्बल रीजनिंग और परफॉर्मेंस एबिलिटीज को कंबाइन करता है फुल IQ स्केल का स्कोर देने के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज साइंटिफिकली साउंड टेस्ट मस्ट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 ऑब्जेक्टिविटी, 2 नॉर्म्स, 3 टाइम लिमिट, 4 रिलायबिलिटी एंड 5th वैलिडिटी. इन सब में से क्या है जो एक अच्छे साइंटिफिकली साउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट में होना चाहिए? तो एक्सेप्ट टाइम लिमिट, अ गुड टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, उसके पास नॉर्म्स होते हैं, वो रिलायबल होता है और वो वैलिड होता है. तो द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी A, B, D एंड E. सो टाइम लिमिट इज द केस जब हम टेस्ट करने के लिए टाइम बाउंड करते हैं क्लाइंट को. ओके, एंड जैसे कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, TET, रोशाक, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. ओके, तो इनफैक्ट इन अदर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज ऑल्सो टाइम लिमिट नहीं हम लोग देते हैं. ओके, सो टाइम लिमिट इज नॉट द मैंडेटरी फैक्टर है बट अदर्स आर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason question. Assertion says one psychometrician used Cronbach alpha to verify reliability of a general knowledge test with answers in true-false format. Reason: Cronbach alpha estimate internal consistency of a test. Now here the correct answer is both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Why? क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करिए true-false format की बात की गई है. That means it is dichotomous in nature. तो जो क्रॉनबैक अल्फा है
वो जनरली रिलायबिलिटी चेक करता है कंटिन्यूस वेरिएबल्स में, जब आंसर फॉर्मेट कंटिन्यूस होता है, बट ट्रू फॉल्स में भी इट कैन डू। और इसका जो इक्विवेलेंट होता है, जो डायकोटोमस में यूज होता है, वो होता है के आर फॉर्मूला, कुडर रिचर्डसन, ठीक है। लेकिन और जो क्रॉनबैक अल्फा है वो बेसिकली इंटरनल कंसिस्टेंसी भी चेक कर रहा है टेस्ट की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर डायकोटोमस आइटम्स KR फॉर्मूला KR20 इज ट्रेडिशनली यूज, ऑल्दो क्रॉनबैक अल्फा इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो इसलिए आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे ए के लिए। The type of psychological test in which validation criterion is the performance in specialized training is 1 achievement, 2 attitude, 3 aptitude and 4th intelligence, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का जहाँ पे वैलिडेशन करने के लिए हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है, तो इसका आंसर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाई? एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली मेजर अ पर्सन्स पोटेंशियल टू सक्सीड इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और ट्रेनिंग, ये एप्टीट्यूड टेस्ट देखता है। ओके, वैलिडेशन क्राइटेरियन का मतलब यही है कि हमने देखा कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग में या फ्यूचर परफॉर्मेंस में जब आपको सक्सेस मिल रही है, और वो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने पहले ही चेक कर लिया है। लाइक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वैलिडेट करेगा कि आपकी मैकेनिकल ट्रेनिंग में कैसी परफॉर्मेंस होगी इन फ्यूचर। ओके, सो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। अचीवमेंट टेस्ट आपके करंट नॉलेज और स्किल को देखते हैं पर फ्यूचर पोटेंशियल नहीं बताता है। एटीट्यूड टेस्ट आपके फीलिंग और इमोशंस और प्रेफरेंसेस को टेस्ट करते हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी को, IQ को चेक करते हैं। Next question says one of the primary objectives for developing first Wechsler intelligence scale was to, तो Wechsler इंटेलिजेंस स्केल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? मीट द एंड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल, प्रोवाइड अ टेस्ट विद इंक्रीज फेस वैलिडिटी, डेवलप वाइडली एक्सेप्टेबल स्केल फॉर चिल्ड्रन, हैव स्केल विद एम्फेसिस ऑन स्पीड कंपोनेंट। द करेक्ट आंसर हियर इज टू मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल। तो इनिशियली जो बेनेट ने स्केल बनाया था वो बच्चों के लिए डिजाइन किया था, इंटेलिजेंस स्केल। ओके, सो देयर वाज अ नीड फॉर अ बेटर रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट फॉर एडल्ट्स, जो कि वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों को इंक्लूड करे। तो इसलिए वेस्लर ने एडल्ट्स के लिए एक इंटेलिजेंस स्केल बनाया जिसमें वर्बल IQ क्वेश्चंस भी थे, परफॉर्मेंस IQ क्वेश्चंस भी थे, और जो फुल स्केल IQ बताता था। तो इट मेजर्स जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी इन एडल्ट्स। Next question says the technique involved in guidance, which is called the heart of the guidance program, is the case study, the interview, the cumulative record, or the aptitude test. The correct answer would be the interview. Why? Because guidance program में जो interviews होते हैं basically वो allow करते हैं काउंसलर को कि वो अपने क्लाइंट की इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज और प्रॉब्लम को समझ सके। दे प्रोवाइड अ डायरेक्ट, पर्सनल, फ्लेक्सिबल मेथड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बेटर गाइडेंस सर्विसेज, तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो आई गेस यू ऑलरेडी नो दिस कि वो डिटेल्ड एनालिसिस करता है किसी इंडिविजुअल के पूरे लाइफ के बारे में, ठीक है। बुक टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बट इंटरव्यू की तरह गाइडिंग में इतना हेल्प एकदम से नहीं करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डेटा, सेकेंडरी सोर्सेज सबको एक जगह इकट्ठा करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, वो हमारी एबिलिटीज को मेजर करता है। असेसमेंट का एक वो पार्ट है बट सेंट्रल गाइडेंस टेक्निक वो नहीं है। Now the next question says which of the following can be employed to assess the vocational interest of the subject in guidance and counseling setup? 1 EPPS, 2 SVIB, 3 DAT, 4 GATV। ये सब एब्रीविएशंस हैं टेस्ट के, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो वोकेशनल इंटरेस्ट को मेजर करता है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेटअप। Here let us understand the whole meaning of this test.
सो SVIB की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली सेल्फ डायरेक्टेड सर्च स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट है, ठीक है। SVIB का मतलब ही ये है, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू चेक वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किस वोकेशन में, ओके, पर्टिकुलर वोकेशन स्किल या ऑक्यूपेशन की तरफ वो एंगेज हो सकता है। EPPF इज एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, तो इट बेसिकली मेजर पर्सनालिटी नीड्स एंड मोटिव्स, तो ये डायरेक्टली वोकेशनल इंटरेस्ट को टारगेट नहीं कर रहा है। DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इट मेजर्स एप्टीट्यूड एबिलिटीज एंड नॉट द इंटरेस्ट। GAT भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, इट मेजर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज जो कि एम्प्लॉयमेंट सेटिंग्स में यूज होता है। सो here the answer is 2 only, यानी कि strong vocational interest blank ही यूज होता है vocational testing के लिए। Next question says, in a study on career aspiration of students, the respondents were required to state their career aspirations in about 60 words. This would be an example of A, fixed alternative item, B, scale item, C, open-end item and D, checklist item. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टडी हुई है करियर एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे, रिस्पोंडेंट ने आंसर किया है उसको 60 वर्ड्स में, ठीक है। अब 60 वर्ड्स में जब हम आंसर लिख रहे हैं तो वो हुआ हमारा ओपन एंड आइटम, बिकॉज यू आर ओपन टू आंसर, ऑलरेडी कोई फिक्स ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे वहां पे, कोई चेकलिस्ट नहीं दी गई थी, ठीक है, तो इसलिए ये ओपन एंड आइटम हुआ, ओके। सो ओपन एंडेड आइटम अलाउ रिस्पोंडेंट टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैराग्राफ क्वेश्चन विच विल इंक्लूड फ्रॉम क्वेश्चन 25 to 29 or I guess 28. So a psychometrician wanted to develop a new test of abstract thinking. He prepared 80 items. कितना? 80 items, presumably assessing abstract thinking. Each item had 5 alternative answers, one of them being correct. तो एक साइकोमेट्रिशियन ने एक नया टेस्ट बनाया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, उसमें उसने कितने आइटम डाले? 80 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। हर एक आइटम के 5 ऑल्टरनेटिव थे जिसमें से एक करेक्ट था। साइकोमेट्रिशियन कैरिड आउट आइटम एनालिसिस बाय यूजिंग आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन, एक आइटम का एनालिसिस किया। आइटम एनालिसिस के बाद कितने आइटम रह गए? 60। पहले कितने बनाए थे? 80, ठीक है, 80 से 60 पे आ गए। टू एग्जामिन इंटरनल कंसिस्टेंसी अमंग द आइटम, इंटर आइटम कोरिलेशन वाज इंस्पेक्टेड, ठीक है, पहले आइटम रिमाइंडर हुआ फिर इंटर आइटम कोरिलेशन हुआ। उसके बाद स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, KR रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, क्रॉनबैक अल्फा वर ऑब्टेन, कितनों के लिए? 60 आइटम के लिए उन्होंने सारे इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर्स निकाले। The analysis yielded Cronbach alpha of 0.90. Cronbach alpha की वैल्यू आई 0.90. Since the test was fairly long, अच्छा खासा लंबा टेस्ट था, alpha coefficient was also quite high and an attempt was made to develop 2 short version. अच्छा लंबा टेस्ट था, 60 आइटम थे तो उसको 2 इक्वल लेंथ 30-30 के उसमें सेट में डिवाइड किया गया। The 60 item version was then correlated with other established reasoning measures. जो पहले के established टेस्ट है उनके साथ उसको फिर कोरिलेट करके चेक करने की कोशिश की गई। कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे सैंपल साइज क्या था? 500 सैंपल साइज। द कोरिलेशन बिटवीन द न्यू एंड द जो पुराना established टेस्ट कोरिलेशन आया 0.24 which was significant. अब on the basis of this, the first question says, in the above context, which one of the following correlation should be computed to obtain item remainder correlation? ठीक है, 1 point by serial, 2 phi coefficient, 3 rank difference and 4 टेराकोरिक कोरिलेशन। तो पूछा गया है इन चारों में से कौन सा कोरिलेशन यूज हुआ है आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन निकालने के लिए। हेयर द आंसर वुड बी पॉइंट बाय सीरियल। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन की बात करते हैं उसमें पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन अप्लाई होता है। ओके, सो आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन करता क्या है? इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल आइटम स्कोर
वेदर वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है, एंड द टोटल टेस्ट स्कोर। तो कोरिलेशन किसके बीच है? एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दैट इज टोटल टेस्ट स्कोर और एक डायकोटोमस वेरिएबल विच इज सिंगल आइटम स्कोर। इसको निकालने के लिए हम पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन लगाते हैं, जिसमें IV हमारा डायकोटोमस हो जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट, और DV हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है, माने टोटल टेस्ट स्कोर, ठीक है, विदाउट दैट पर्टिकुलर आइटम, उसमें वो आइटम नहीं रखते हैं, टोटल टेस्ट स्कोर में उस आइटम को हटा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर आइटम एनालिसिस इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट। फाई कोफिशिएंट कब यूज होता है? इट मेजर एसोसिएशन बिटवीन टू डायकोटोमस वेरिएबल्स, बट यहाँ पे एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूस था। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन ऑर्डिनल और रैंक डेटा में यूज होता है। टेराकोरिक कोरिलेशन तब यूज होता है जब दो लेटेंट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो अंडरलाइन डायकोटोमस ऑब्जर्व वेरिएबल्स। तो जनरली इसको हम MCQs आइटम एनालिसिस में यूज नहीं करते हैं। Now next question from that paragraph, which one of the following statement would be true in the above context? KR reliability coefficient would also be 0.90, but split half may differ from 0.90. Split half would be 0.90, but KR would differ. Both KR and split half would be 0.90 and correlation between odd and even parts of test would be 0.90. आपने बताना है इसमें से कौन सा सही है। The correct answer is 1, माने जो KR रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो इक्विवेलेंट किसके होता है? क्रॉनबैक अल्फा के, जो कि पैराग्राफ में 0.90 बताया गया था। लेकिन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने स्केल को डिवाइड किया था, तो इट में डिफर। सो इट कुड डिफर फ्रॉम 0.90 है। Now the next question says, to obtain inter-item correlation, which one of the following correlation coefficient should be used in the above analysis? ये पैराग्राफ से ही हम बात कर रहे हैं और पूछा गया है इंटर आइटम कोरिलेशन ऑब्टेन करने के लिए कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज हमें करना चाहिए। आंसर इज बाय सीरियल कोरिलेशन। अभी प्रीवियसली जब हमने बात करी थी तब हमने पॉइंट बाय सीरियल की बात करी थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटर आइटम यानी कि आइटम के आपस में कोरिलेशन की, इसमें हम बाय सीरियल कोरिलेशन लगाते हैं। इंटर आइटम कोरिलेशन एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स इन द टेस्ट, ईच आइटम इज डायकोटोमस इन नेचर, ठीक है। टोटल स्कोर एंड अदर आइटम्स आर कंटिन्यूअस और अप्रोक्सीमेटेड एट कंटिन्यूअस फॉर कोरिलेशन पर्पस। तो बाय सीरियल में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल हमारा डायकोटोमस है, अदर वेरिएबल या तो कंटिन्यूअस है या अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस है। सो इट इज मोर सुटेबल देन पॉइंट बाय सीरियल वेयर कोरिलेटिंग टू टेस्ट आइटम्स फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेशन। ओके, अब हमने जब पॉइंट बाय सीरियल लगाया था तो वहां पे हमने आइटम वर्सेस टोटल स्कोर के बीच में रिलेशनशिप चेक किया था। आइटम और टोटल स्कोर के बीच में हमने रिलेशनशिप चेक किया था, आइटम वर्सेस आइटम नहीं देखा था। तो तब हम पॉइंट बाय सीरियल लगाते हैं। फाई कोफिशिएंट तब लगाते हैं जब दो डायकोटोमस वेरिएबल्स हो और कोई अंडरलाइंग कंटिन्यूअस ट्रेट ना हो। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के लिए रैंक डेटा होना चाहिए, वो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है पॉइंट बाय सीरियल और बाय सीरियल में वो ये है, पॉइंट बाय सीरियल में जो डायकोटोमस हमारा एक वेरिएबल होता है वो नेचुरली डायकोटोमस होता है, ठीक है। बट जब हम बात कर रहे हैं बाय सीरियल कोरिलेशन में तो वहां पर भी एक वेरिएबल डायकोटोमस नेचर का है, बट वो हो सकता है वो नेचुरली डायकोटोमस ना हो। हमने आर्टिफिशियली ग्रुप्स क्रिएट करे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोगों को 3 एज कैटेगरीज में ओल्ड, यंग, इस तरीके से हमने कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो हमने कॉन्टिन्यूस डेटा को डायकोटोमस में हमने वहां पे कन्वर्ट किया है, तो वो एक आर्टिफिशियली कन्वर्टेड डायकोटोमस नेचर है। तो इसलिए जब हम आइटम्स के अंदर कोरिलेशन कर रहे हैं तो बाय सीरियल लगाते हैं, लेकिन आइटम को टोटल स्कोर के साथ करते हैं तो हम पॉइंट बाय सीरियल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रॉनबैक अल्फा फॉर शॉर्ट वर्जन रेफर टू इन द पैराग्राफ। अगेन हम पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। What is the expected Cronbach alpha for the shorter version? शॉर्टर वर्जन स्केल के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे
स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल स्केल में 60 आइटम्स थे, क्रॉनबैक अल्फा 0.90 था। टेस्ट को रैंडमली डिवाइड किया गया दो शॉर्टर वर्जन ऑफ इक्वल लेंथ में, यानी कि रिलायबिलिटी डिक्रीज होगी यहाँ पे, क्योंकि वो टेस्ट लेंथ हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो नया हम अल्फा लेते हैं, इज इक्वल टू k इंटू अल्फा ओल्ड 1 प्लस k माइनस 1 अल्फा ओल्ड। ठीक है, k क्या है हमारा, एक्चुअली फॉर हाफ ऑफ द आइटम k की वैल्यू हो जाएगी 0.5, यानी कि 1/2। हमने इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, तो k हमारा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू 0.5 रखेंगे, अल्फा ओल्ड हमारा 0.90 है, एंड व्हेन वी सॉल्व ऑल दिस we would get answer approximately 0.82. So 0.82 would be the answer here. Next question. Which one of the following conclusions can be drawn from the data provided above? तो again ये paragraph related question है. The new abstract thinking test has satisfactory convergent validity, satisfactory divergent validity, satisfactory concurrent validity और unsatisfactory concurrent validity. जो पैराग्राफ हमने डिस्कस किया था उसमें हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी जो बता रही थी कि हमने इसको स्टैंडर्ड मेजर के साथ, जो स्टैंडर्ड टेस्ट थे उनके साथ कोरिलेट किया, जिसका कोरिलेशन समवॉट अराउंड 0.2 आया, विच इज वेरी लेस। और इतना लेस कोरिलेशन आना किसी स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ इज शोइंग अनसैटिस्फैक्टरी कॉन्करेंट वैलिडिटी ऑफ द स्केल। ओके, सो बिकॉज जो कोरिलेशन था आपके पैराग्राफ में वो 0.24 था, जो कि नया टेस्ट था और जो एस्टैब्लिश टेस्ट था उसके बीच में, इसकी वजह से वी कैन से कि बहुत ही लो और पुअर कॉन्करेंट वैलिडिटी है स्केल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच अप द फॉलोइंग। हेयर यू हैव अगेन स्केल्स, paired comparisons, scaleogram, equal appearing interval, summated ratings, and here the features. Computes median category as scale value, compute scores as estimate of scale value, compute coefficient of reproducibility, compute routine measures of item analysis. तो इसका आंसर होगा 1, जिसमें paired comparison की जब हम बात करेंगे तो it would compute coefficient of reproducibility। ठीक है, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं पेयर्ड कंपैरिजन की। इट एक्चुअली मेजर्स हाउ कंसिस्टेंटली आइटम्स आर रैंक्ड इन पेयर्स, गटमैन मेथड जो है। ठीक है, देन स्केलोग्राम की अगर हम बात करें तो इट कंप्यूट स्कोर्स एज एस्टिमेट ऑफ स्केल वैल्यूज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी असाइन स्केल वैल्यूज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो हमने पढ़ा था पीछे रिवाइज किया था, तो हम रेयरली फिर ऑफन इस तरीके से हम डील कर रहे थे। ठीक है, ओके, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स कंप्यूट मीडियन कैटेगरी एज स्केल वैल्यूज। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है थर्स्टन का जो जजमेंट रेटिंग वाला क्राइटेरिया रहता है। फाइनली लिकर्ट स्केल की अगर हम बात करें, जो समेटेड रेटिंग स्केल्स होते हैं, दे कंप्यूट रूटीन आइटम एनालिसिस मेजर। ठीक है, तो जिसमें हमारे आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन है वो इंक्लूड हो जाते हैं, स्ट्रांगली अग्री से डिसअग्री वाले जो आपके ऑप्शंस रहते हैं। जो हमने पहले डिस्कस किए थे सारे स्केल्स, एक बार आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल्स है, इसको हम, ये थर्स्टन वाले स्केल को हम कहते हैं। ठीक है, मे बी जो हमने इनिशियली एक टेबल डिस्कस करी थी स्केल की, वहाँ पे इक्वल अपीयरिंग स्केल मे बी मैंने यहाँ पे गटमैन के साथ लिख दिया है, बट जो थर्स्टन का स्केल होता है जिसमें एक्सपर्ट्स रेटिंग करते हैं, वेटेज देते हैं, ठीक है, वो मीडियन के बेसिस पे होता है और उसी को हम इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल भी कहते हैं। Next question is about which one of the following statement is true in the context of item analysis. Item total correlation is equal to item remainder correlation. Item total correlation is greater than or equal to item remainder correlation. Item total correlation is smaller than or equal to item remainder correlation, and item total correlation cannot be negative. So the answer here is item total correlation is greater than or equal to आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
आइटम टोटल कोरिलेशन माने आपके आइटम का टोटल स्कोर के साथ जो कोरिलेशन होता है, ठीक है। और आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन यानी कि जो आइटम का स्कोर है और टोटल टेस्ट का जो स्कोर है एक्सक्लूडिंग दैट आइटम, ठीक है। आइटम टोटल कोरिलेशन में टोटल स्कोर में वो आइटम इंक्लूड होता है, आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन में टेस्ट स्कोर टोटल स्कोर में वो आइटम एक्सक्लूडेड होता है। इतना ही फर्क है दोनों में। तो जो आइटम टोटल कोरिलेशन होता है ऑब्वियसली वो या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन से, क्योंकि उसमें वो आइटम जो कि रिमाइंडर वाले में मिसिंग है वो भी इंक्लूडेड है, ओके, इसलिए। Next question says test of abstract thinking had norms in terms of normalized t-score. Mean is 50, SD is 10. If subject received t-score of 60, what would be his percentile rank? इस तरीके के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि यूनिट 2 में भी प्रैक्टिस किए थे। नाउ दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्ट। टेस्ट बनाते वक्त नॉर्म्स बनाने हैं, कौन से? नॉर्मलाइज टी स्कोर्स के बेसिस पे, और फिर हमें उसका परसेंटाइल रैंक बताना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने हमारे पास टी स्कोर है विच इज 60, मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो पहले हम टी स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे विच इज 10 माइनस टी माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 60 माइनस 50 अपॉन 10 जिसका हो गया 1। जेड स्कोर 1 आ गया। अब जेड स्कोर को परसेंटाइल रैंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसका दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, या जो हमने ग्राफ उस दिन पढ़ा था उसके थ्रू आप उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर वुड बी 84th परसेंटाइल, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल चार्ट भी है जेड स्कोर का, टी स्कोर जेड स्कोर का, और इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल रैंक है उसका। आप या तो इसको याद कर सकते हैं या फिर इट इज बेटर जो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ के थ्रू इसको समझा है और करा है, तो दैट्स अ बेटर अप्रोच। तो इसका आंसर होगा 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेरियोरेशन क्वोशिएंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन व्हिच इंटेलिजेंस स्केल? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। बेनेट साइमन टेस्ट, गैल्टन कटेल टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और वेस्लर एडेड इंटेलिजेंस टेस्ट। द आंसर इज बेनेट साइमन टेस्ट। तो DQ का मतलब होता है डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ओवर टाइम, टाइम के साथ हमारी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस में कमी आना, इसको हम DQ बोलते हैं। ये सबसे पहले बेनेट सिमन इंटेलिजेंस स्केल में यूज हुआ था। इट हेल्प टू एसेस मेंटल एज रिलेटिव टू क्रोनोलॉजिकल एज एंड ट्रैक चेंजेस। तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज इज लाइक हम 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए बायोलॉजिकली, और मेंटल एज इज मेंटली हमारी एज क्या है, हम किस लेवल का IQ सॉल्व कर सकते हैं, IQ क्वेश्चन, ठीक है, वो हमारी मेंटल एज है। तो वो इन दोनों की जो रिलेटिविटी है उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है। गैल्टन कटेल टेस्ट सेंसरी मोटर और रिएक्शन टाइम मेजर पे फोकस करता है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नॉन वर्बल रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, और वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट IQ मेजर करता है जिसमें वो वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल्स को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मेयर सॉल्वे Caruso emotional intelligence test measures the following except perceiving emotions, using emotions to facilitate thought, understanding emotions and self motivation। आपको बताना है एक्सेप्ट कौन सा करता है किस, तो इसमें आंसर आएगा सेल्फ मोटिवेशन। तो MSCEIT ये वाला जो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें ये तीनों फैक्टर्स इंक्लूडेड है। इमोशंस कैसे हम परसीव कर रहे हैं, कैसे हमारे इमोशंस थॉट फैसिलिटेट कर रहा है, कैसे हम इमोशन को समझ रहे हैं, एंड देयर इज वन मोर फैक्टर, फोर्थ वन, विच इज मैनेजिंग इमोशंस, कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो ये चारों पार्ट आपके MSCEIT इस टेस्ट में कवर हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इस टेस्ट का पार्ट नहीं है, वो गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट है, ओके। For an intelligence test in an educational setting, which of the following difficult value shows maximum discrimination? एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, और आपको पूछा गया है इनमें से किसकी डिफिकल्टी वैल्यू, जो डिफिकल्टी वैल्यू यहाँ पे गिवन है कौन सी मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन शो कर रही है। सो हेयर द करेक्ट आंसर वुड बी 0.5, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ कम? आइटम डिफिकल्टी यू ऑल नो, proportion of test taker who answer an item correctly। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो कितना उसको
करेक्टली आंसर हम कर पा रहे हैं, वो आइटम डिफिकल्टी बता देता है। अगर हमारा उसका हाई वैल्यू है, बहुत हाई वैल्यू, यानी कि सब लोग आंसर कर रहे हैं इजीली, इसलिए वो बहुत इजी आइटम है। अगर 0 हो जा रहा है तो बहुत ही मुश्किल आइटम है, कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा है, तो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी? 0.5, ना ज्यादा ना कम। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी मैक्सिमम। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आइटम हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी एग्जामिनीज को बेस्ट से बेस्ट डिस्क्राइब यहाँ पे कर पा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कटेल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है कटेल का, उसकी क्या फीचर्स हैं? स्पीड, पार, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस। सो हेयर द आंसर वुड बी 1 and 3, यानी कि स्पीड है उसमें, वो स्पीड देखता है, एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस को वो यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन, इसका जो नाम है आप देखेंगे, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। कल्चर फेयर का मतलब है कोई भी कल्चर उसको अफेक्ट ना करे। अब जब उसको कोई कल्चर अफेक्ट ना करे का मतलब यहाँ पे ये है कि दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कल्चर्स। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है तभी आप उस टेस्ट को कर सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हो तभी आप उस टेस्ट को कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको इमेजेस के थ्रू सॉल्व करना है क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ वर्बल मैसेज नहीं है, तो जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज का या कल्चर का बायसनेस खत्म हो जाता है। ऐसे टेस्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं रेदर देन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो इनकी जो फीचर होती है वो स्पीड होती है, आप उस टास्क को कितना रैपिडली कर रहे हो, कितनी रैपिड रीजनिंग दे रहे हो, ठीक है। और नॉन वर्बल यानी कि फिगरल और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम वो लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देर आर लाइक 4 मेजर टाइप्स प्रेजेंट है: पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट। पावर टेस्ट क्या करते हैं? इट मेजर मैक्सिमम एबिलिटी और नॉलेज, ठीक है, आपकी मैक्सिमम एबिलिटी क्या है। इट इज अनटाइम पावर टेस्ट, अनटाइम्ड होते हैं या लाइटली टाइम्ड होते हैं। इसमें आइटम्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल एडवांस मैथ प्रॉब्लम या रीजनिंग पजल्स। स्पीड टेस्ट में हम देखते हैं आप कितना जल्दी किसी टेस्ट को करते हो, ठीक है, वो टाइम का फोकस यहाँ पे रहता है, और कम से उस टाइम लिमिट में आप कितना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। देन वी हैव डिजिट, मतलब इसका जो एग्जाम्पल है डिजिट सिंबल सब्सटीट्यूशन और सिंपल रिएक्शन टाइम हम इसमें चेक करते हैं। देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में हम परफॉर्मेंस, हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे कर रहे हो प्रैक्टिकली। तो इसमें नॉन वर्बल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, स्पेस में फिगर्स को बनाना, मैनिपुलेट करना, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, ये सब इसके पार्ट है। वर्बल टेस्ट यू ऑल नो, जिसमें हम वर्बल रीजनिंग करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज कवर करेंगे। जो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होते हैं जिसमें वोकैबुलरीज, इंफॉर्मेशन जैसे टेस्ट, सिमिलैरिटीज जानना पहचानना, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। Now the next question says which one of the following domains are assessed by neuropsychological test। एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? ए लैंग्वेज, बी ओपिनियन, सी मेमोरी, डी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और ई रिएक्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सो ओपिनियन नहीं करता न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, और रिएक्शन भी नहीं करता। आपकी लैंग्वेज, आपकी मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को वो करता है। हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ए, सी एंड डी। ओके, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डोमेन्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। अगर लैंग्वेज को हमें मेजर करना है, लैंग्वेज एबिलिटी को, तो वहाँ पे हम बॉस्टन नेमिंग टेस्ट, टोकन टेस्ट, कॉवर्ड टेस्ट यूज कर सकते हैं। मेमोरी पे अगर काम करना है, आपकी विजुअल मेमोरी, वर्बल मेमोरी, रिकॉल रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस हैं, तो वेस्लर मेमोरी स्केल और रे ऑस्ट्रिच कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट हो सकता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी कि प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चेक करना है तो विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट है, स्ट्रूप टेस्ट है, टार ऑफ लंदन है, ट्रेल मेकिंग टेस्ट है। अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करना है अगर, तो डिजिट स्पैन टेस्ट हो सकता है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है। विजुअल, स्पेशल या परसेप्शुअल डोमेन को अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पे हम ब्लॉक डिजाइन कर सकते हैं, बेंटन का विजुअल रिटेंशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
Now the next question says inter-scorer reliability is relevant in projective test of personality, achievement test with short answer, achievement test with essay type question and self-report personality inventory. क्या पूछा गया है? इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी. इसका क्या मतलब है? जब अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग आपके टेस्ट को स्कोर दे रहे हो, ठीक है, तो ये कब कब एप्लीकेबल है? जब आप प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हो, जैसे कि टीएटी है या रोशाक है, तो उसको जब हम मेजर करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो वहां पर इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी आती है. क्यों? क्योंकि उसको जो चेक कर रहा है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है. तो वहां पर हम देखेंगे कि एक टेस्ट के रिस्पॉन्स को दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने चेक किया और देखेंगे कि उन दोनों का जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कोरिलेट हो रहा है आपस में कि नहीं. तो यहाँ पे आ गया आपका इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी. तो ए तो इसमें कवर हो गया आपका. देन वी हैव अचीवमेंट टेस्ट विद शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर्स में भी आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, सब्जेक्टिविटी होगी आंसर्स को स्कोर करते वक्त. एंड अचीवमेंट टेस्ट विद एसे टाइप क्वेश्चन. सिमिलर सिचुएशन, एसे टाइप क्वेश्चन में भी हम इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी यानी कि 2-3 अलग साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे कि वो उसको चेक करें, सो दैट हम देख सकें कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं कि नहीं आपस में रिजल्ट. ठीक है, तो इसलिए ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा. लेकिन सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज का जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है. यू हैव टू चूज अमंग द ऑप्शंस. ठीक है, तो इसलिए इसमें ए, बी और सी तीनों आ जाएंगे. ओके, सो इट बेसिकली मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर असाइंड बाय डिफरेंट रेटर्स. ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट और भी जितने भी होते हैं, स्टैट है, रोशाक है, वो सब रेटर इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं. Similarly, short answer and essay answer. Next question says annual or semi-annual rating of each employee's performance could, coupled with feedback about the ratings they receive, are referred to as A. Performing appraisal, B. Rating inventories, B. 3. Behaviorally anchored rating scale and 4. Graphic rating scale. इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्वेश्चन क्या था? एनुअल और सेमी एनुअल रेटिंग ऑफ ईच एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. ठीक है, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस को रेट मिल रहा है एनुअली या सेमी एनुअली, 6 महीने में या साल में एक बार. साथ में फीडबैक भी दिया जा रहा है अबाउट द रेटिंग्स दे रिसीव. ठीक है, तो जो भी रेटिंग उनको मिल रही है उसके साथ उसको फीडबैक भी दिया जा रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं. ठीक है, आपने कैसा परफॉर्म किया. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें हम फीडबैक भी देते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. इसमें हम ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड यूज कर सकते हैं रेट करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस को, या फिर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक बिहेवियर को रेट करने के लिए. ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो रेटिंग इन्वेंट्रीज है वो एक स्ट्रक्चर्ड टूल है. ठीक है, अप्रेजल के लिए लेकिन यूज नहीं होता है. जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल अलग से दिया गया है वो अप्रेजल के अंदर यूज होता है, उसका एक पार्ट है. और जो ग्राफिक रेटिंग स्केल है वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही पार्ट है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करता है. तो 3 और 4 इसी के सब पार्ट्स हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एवर्सन रीजन. A says paper pencil self-report personality inventories are very useful in personal selection. R says in selection situation paper pencil self-report inventories are sensitive to impression management. ठीक है, अब फिर से ध्यान से समझते हैं इसे. जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है अपनी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर पर्सनल सिलेक्शन. अगर आप कहीं जा रहे हो किसी जॉब में, आपको सिलेक्ट करा जा रहा है वहां पे, और आप ही से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं दे आर वेरी यूजफुल. येस, दे कुड बी यूज्ड बट दे आर नॉट वेरी यूजफुल. क्योंकि जब हम अपने ही बारे में, अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में खुद से बता रहे हैं तो हम वहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी शो कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ खुद को बेटर शो करने के लिए अपनी जॉब सिलेक्शन के लिए वी कैन पोर्ट्रे सर्टन थिंग्स. In selection situation, paper pencil self-report inventories are sensitive to impression management.
और यही जो डिसएडवांटेज है सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है। हम वहां पर इस तरीके के टेस्ट में इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट को ये लेकर ये इन्वेंट्री सेंसिटिव होती हैं। इसका मतलब जो हमारा ए है वो फॉल्स है और जो आर है हमारा वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन मैनेजमेंट एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है और ऐसी इन्वेंट्रीज में कॉज हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा बट ये बहुत यूजफुल नहीं होती हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। Now next question is history of intelligence testing can be described in the following sequence. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ हिस्ट्री पता होनी चाहिए IQ टेस्ट की, तो आंसर वुड बी हेयर 1। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन ने साइकोमेट्रिक्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंट्रोड्यूस किया था सेंसरी और मोटर टेस्ट के फॉर्म में। बाद में कटेल आए, उन्होंने मेंटल टेस्ट इंट्रोड्यूस किए रिएक्शन टाइम मेमोरी सेंसरी मोटर टास्क के लिए। फिर बिनेट और सेमेन आए, उन्होंने पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए बच्चों के लिए। एंड देन डेविड वेस्लर आए और उन्होंने एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाए। Now next is a paragraph question including 3 questions. Read the following passage. A psychologist developed a new anxiety inventory of 25 items. Cronbach alpha for inventory was found to be 0.80. Inventory was administered to group of 50 anxiety disorder patients. कितने sample size था? 50. Before beginning their psychotherapy, patient had significantly higher mean than the normative mean of normals. तो normative से ज़्यादा उनका mean था क्योंकि वो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट थे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट से पहले एंजाइटी लेवल उनका मीन से ज्यादा था। सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट वाज रीटेस्टेड 12 हफ्ते बाद थेरेपी देने के बाद, यानी कि ये हो गया आपका प्री टेस्ट फिर पोस्ट टेस्ट। थेरेपी देने के बाद फिर से टेस्ट किया गया। पोस्ट टेस्ट का जो मीन था वो कम था, यानी कि थेरेपी ने काम किया। ठीक है, पहले एंजाइटी ज्यादा थी, थेरेपी दी गई, 12 हफ्ते बाद फिर चेक किया गया तो एंजाइटी मीन से कम हो गई, यानी कि it worked, therapy worked. The new anxiety inventory was correlated with established anxiety inventory and correlation turned out to be 0.2. The norms of the inventory were established. So what can you infer about the internal consistency reliability of new inventory? Satisfactory internal consistency reliability, unsatisfactory internal consistency reliability, split half reliability needs to be computed first. Inadequate data in the above passage for internal consistency. तो reliability के बारे में वो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो it is mentioned here directly Cronbach alpha was found to be 0.80 which is a very good value. ठीक है, so it shows satisfactory internal consistency reliability. Okay. The next question says the above data indicate that the new inventory has unsatisfactory construct validity, satisfactory construct validity, satisfactory test retest और unsatisfactory test retest reliability. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में बात की गई है कि हमने उसको टेस्ट न्यू एंजाइटी टेस्ट को एस्टैब्लिश एंजाइटी इन्वेंटरी के साथ कोरिलेट किया एंड इट वाज 0.2, वैल्यू वाज 0.2 शोइंग अनसैटिस्फैक्टरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। 0.2 कोरिलेशन इज वेरी लेस, इसका मतलब वो एस्टैब्लिश इन्वेंटरी के साथ वैलिडेट नहीं हो पाया, तो इट शोड unsatisfactory construct validity है। Next question says what would be the median T-score for new anxiety inventory? Median T-score पूछा गया है new anxiety inventory के लिए। So here T-score का पता है, जो mean होता है वो 50 रहता है, standard deviation 10 रहता है। ठीक है, median of normalized T distribution is 50 ऑलवेज। ठीक है, तो जब टी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो मीडियन है वो हमेशा ही कितना रहेगा? 50। तो इट इज अ थंब रूल, हियर द आंसर वुड बी 50। तो आपसे पूछा गया था मीडियन टी स्कोर, और टी स्कोर का जो मीन है वही मीडियन होता है विच इज 50 ऑलवेज। ठीक है, हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर्स
ठीक है, रिलायबिलिटी, इंटरनल रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं यहाँ पे. लेट्स हैव अ ब्रीफ ऑफ देम. पहला है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. इसमें हम क्या करते हैं, आपके टेस्ट को दो हाफ में डिवाइड करते हैं और उन दोनों हाफ्स के बीच में हम कोरिलेशन चेक करते हैं. अगर कोरिलेशन अच्छा आता है तो हम कहते हैं आपका टेस्ट इंटरनली रिलायबल है. इसमें हम स्पियर्समैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला यूज करते हैं टू एडजस्ट द चेंज इन लेंथ ऑफ द टेस्ट. ठीक है, और हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेयर आर इज एक्चुअली कोरिलेशन बिटवीन द टू हाफ्स. देन क्रॉनबैक अल्फा इज वन ऑफ द फेमस अप्रोच जिसमें हम इंटर आइटम कोरिलेशन चेक करते हैं अक्रॉस ऑल आइटम्स. ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है वेयर के इज द नंबर ऑफ आइटम्स एक्चुअली, एंड जो आप ये देख रहे हैं दिस इज आइटम वेरिएंस. अगर आपकी वैल्यू 0.7 या उससे ऊपर होती है तो जनरली आपका वैल्यू एक्सेप्टेबल रहता है. के आर कुडर रिचर्डसन 20, ये हम डायकोटोमस आइटम के लिए यूज करते हैं जिसमें येस नो ट्रू फॉल्स ऐसे ऑप्शंस होते हैं. इसका भी एक फॉर्मूला रहता है विच इज के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन वेरिएंस का स्क्वायर. पी मतलब प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर, क्यू निकलता है 1 माइनस पी से. के आर 21 भी होता है, ये भी हम अप्लाई करते हैं बट ये के आर 20 से लेस एक्यूरेट माना जाता है. के आर 20 का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये. ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा और एम यहाँ पे हम मीन स्कोर यूज करते हैं. देन वी हैव आइटम टोटल कोरिलेशन जहाँ पे हम एक आइटम का टोटल स्कोर के साथ कोरिलेशन चेक करते हैं. फॉर्मूला क्या रहता है, कोवेरियंस ऑफ योर टोटल एंड डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ टोटल. ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ ईच आइटम विद टोटल स्कोर ये हम यहाँ पे देखते हैं. अगर हम एक्सटर्नल रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करते हैं जिसमें क्या हम करते हैं, आपने पहले टेस्ट चेक अपना स्कोर चेक किया, फिर थोड़े एक महीने बाद सेम पॉपुलेशन पे आपने फिर से वो टेस्ट लगाया, फिर से उनका स्कोर लिया और उन ये दोनों डिफरेंट टाइम पीरियड में जो आपने टेस्ट लिया था उन दोनों को आपने कोरिलेट करके देखा एंड देन सिंपल जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करा. पैरेलल ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं, दो इक्विवेलेंट फॉर्म लाइक फॉर्म ए और बी पर्सनैलिटी का, दोनों एक ही चीज मेजर कर रहे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको पैरेलल फॉर्म बनाया है जो एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सेम ही चीज मेजर कर रहा है, उनके बीच में हम कोरिलेशन चेक करते हैं. देन वी हैव इंटर रेटर रिलायबिलिटी, यानी कि दो अलग अलग रेटर्स एक टेस्ट को रेट कर रहे हैं, उसके बीच में हम एग्रीमेंट देख रहे हैं. तो यहाँ पे हम कोहेन्स कप्पा यूज करते हैं वेयर फॉर्मूला इज PO minus PE divided by 1 minus PE, where PO is observed agreement, जितने कितने लोगों ने उसको एग्री किया है, एंड PE is expected agreement, कितना expected agreement है. ठीक है, देन इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी, इसमें इंट्रा रेटर इट इज सेम रेटर इवेल्युएट मल्टीपल टाइम्स, एक ही रेटर है और वो ही मल्टीपल टाइम्स इवेल्युएट कर रहा है उसको. ठीक है, now next question says true description about differential aptitude tests are, it has 8 subtests, meant for students from grade 8 to grade 12, meant for student in age of 8 to 12. It has also been adapted by Indian psychologists. तो differential aptitude test जो है उसमें 8 subtests तो होते ही हैं, वो grade 8 से grade 12 तक तो यूज होता ही है, लेकिन डेफिनेटली वो ये 8 to 12 की एज ग्रुप में यूज नहीं होता है. ठीक है, एंड यस वी हैव इंडियन अडेप्टेशंस ऑफ दिस टेस्ट. सो द आंसर वुड बी A, B एंड D. तो यहाँ पे ग्रेड 8 to 12 है, एज 13 to 18 है. ओके, ये DAT टेस्ट के सब टेस्ट हैं, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशियल रिलेशनशिप्स, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लरिकल परसेप्शन, क्लरिकल एबिलिटी, language uses and perceptual speed and accuracy. Next question says assertion and reason.
A says, according to CTT classical test theory, the true score component and error component of observed score are assumed to be uncorrelated. Reason, according to CTT, the error component is assumed to be distributed with the mean of 0. तो ये क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है. क्लासिकल टेस्ट थ्योरी कहती है जो ऑब्जर्व स्कोर है इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर. ठीक है, ट्रू स्कोर में जब हम एरर स्कोर जोड़ते हैं तो हमारा ऑब्जर्व स्कोर निकल के आता है. तो यहाँ पे हमारा एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. क्यों? जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है उसका एक मेजर अजम्पशन ये है, जो ट्रू स्कोर है और जो एरर स्कोर है, आप देख सकते हैं ये वाला स्कोर और ये वाला स्कोर, दे बोथ आर अनकोरिलेटेड. आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर कंप्लीटली अनकोरिलेटेड. ठीक है, so this means amount of error in the test score is not systematically related to individual's ability. तो हमारी जो ability है उस टेस्ट को करने की और error maintain करने की वो related नहीं है. For example, people with high true intelligence score are not assumed to have high or low measurement errors than people with low true intelligence score. Simple. अगर किसी का IQ ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो error भी ज्यादा ही करेगा या एरर वो कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसका एरर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. सेकेंडली, एक और असम्पशन है दैट द मीन ऑफ एरर कंपोनेंट अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स आर 0. तो एरर का जो मीन होगा, मीन वैल्यू जो है वो 0 होगी. क्यों? क्योंकि विद टाइम जब हम बहुत बार एक चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें मिल रहे हैं, तो एरर अल्टीमेटली आपस में कैंसल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है. तो जो मीन निकलता है एरर का वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 0 रहता है. इसलिए बोथ A एंड B आर ट्रू. लेकिन जो R है वो A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है, वो अलग बात कर रहा है, A अलग बात कर रहा है, R अलग बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों R A को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Arish on Wessler type of intelligence scale has DIQ, deviation IQ of 85. His percentile rank would be 16, 34, 68 और 85. ठीक है, आपसे पूछा गया है, वेस्लर का स्केल है, डेविएशन IQ की वैल्यू दी गई है और परसेंटाइल रैंक पूछा गया है. IQ के स्केल में जो मीन रहता है वो 100 रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15 रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, यहाँ पे जो IQ वैल्यू दी गई है वो है 85. Z स्कोर जब हम निकालेंगे दैट वुड बी दिस वैल्यू माइनस मीन, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. Z स्कोर का फॉर्मूला लगाया हमने, तो आंसर वुड बी -1. और -1 16th परसेंटाइल को शो करता है. अगेन मूविंग बैक टू दैट ग्राफ जो हमने यूनिट 2 में पढ़े हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, या फिर हमने प्रीवियस स्लाइड में, इसी वीडियो में हमने एक पूरा टेबल रेफर किया था जहाँ पे T वैल्यू, Z वैल्यू और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल रैंक भी दी गई थी, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. सो अगेन आंसर हियर वुड बी 16. Next question says, item I was passed by 30 subjects in low scoring group and 56 subjects in high scoring group. There were 100 subjects in each group. What would be the discrimination index from item I? ठीक है, एक आइटम है, उन्हें 30 सब्जेक्ट ने लो स्कोरिंग ग्रुप में पास किया और 56 सब्जेक्ट ने हाई स्कोरिंग ग्रुप में पास किया. 100 सब्जेक्ट्स थे हर एक ग्रुप के अंदर. तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पूछा गया है. इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज U minus L upon N. U क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स इन अपर हाई स्कोरिंग ग्रुप, नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स इन लोअर लो स्कोरिंग ग्रुप, और N नंबर ऑफ एग्जामिनी इन वन ग्रुप. ठीक है, ये टोटल सैंपल नहीं बता रहा है आपका, एक ग्रुप का बता रहा है. ठीक है, तो नंबर N यहाँ पे 100 था, L 30 था, आपने देखा लोअर वाले में, हायर वाले में, अपर वाले में इट वाज 56. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे U minus L upon N, 56 minus 30 upon 100 which is 0.26. तो 0.26 would be the answer है. तो ये फॉर्मूला था आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का.
Next question says, a psychological test has 10 items when the test was split into 2 equal half. ठीक है, 5 आइटम ईच, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी 0.60 हो गई. एक्सपेक्टेड क्रॉनबैक अल्फा ऑफ द फुल टेस्ट विल बी. ठीक है, आपको स्प्लिट हाफ बताया गया है, 10 आइटम ये बताया गया है, आपको एक्सपेक्टेड क्रॉनबैक अल्फा पूछा गया है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पियर्समैन ब्राउन फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर. आर यहाँ पे क्या है आपका, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, तो हमने 0.60 को इस फॉर्मूले में रख दिया है, एंड आर आंसर वुड बी 0.75 here. Now the next question says, what is true about norm in psychological test? ठीक है, norms help us as a comparative device. Percentage is a type of norm used by some psychometrician. T-score is a type of standard score norm. Raw score is converted to derived score for norm interpretation. तो नॉर्म के बारे में क्या सही है? यस, नॉर्म से हम कंपेयर कर सकते हैं अपने स्कोर्स को जब हम नॉर्म स्टैब्लिश करते हैं. टी स्कोर भी एक स्टैंडर्ड स्कोर है जिससे हम अपने स्कोर को रॉ स्कोर को कंपेयर करते हैं. रॉ स्कोर को हम जनरली एक डिराइव स्कोर में या स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए. अब परसेंटेज इज अ टाइप ऑफ नॉर्म यूज बाय सम साइकोमेट्रिशियन. दिस इज ऑल्सो ट्रू समवेयर. सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे सबका ऑप्शन नहीं है आंसर में, पहली बात. दूसरी चीज ये कि एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं हम यूज करते हैं, हम परसेंटाइल रैंक यूज करते हैं. ठीक है, परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं हम यूज करते हैं, रैंक, परसेंटाइल रैंक हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं करेंगे. ए, सी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, next question, which one of the following are considered as projective test of personality? TAT, thematic apperception test, Rorter's incomplete sentence blank, Gutman's scaleogram analysis, Kent-Rosenov free association test. Yes, TAT में हम कार्ड्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, जिसको देख के हम कहानियां बना सकते हैं. जो क्लाइंट है वो कहानियां बनाता है और उन कहानियों पे हम उनका अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन, जो अनकॉन्शियसली हम अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं फियर्स और जो भी हमारे इश्यूज हैं उसको हम चेक करते हैं. सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में भी हम सेंटेंस दिया जाता है, उसे कंप्लीट करना होता है, वो भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है. यस, उसमें भी अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शंस आते हैं हमारे. फ्री एसोसिएशन टेस्ट में भी हम रैंडमली, आपको कोई कलर बोला है तो आपने उसके साथ किसी और चीज को एसोसिएट कर लिया. ठीक है, आपको रेड कलर बोला है तो आपने लव के साथ एसोसिएट कर लिया. तो इस तरीके से वो भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट ही है. लेकिन गटमैन स्केलोग्राम एनालिसिस कोई टेस्ट नहीं है बेसिकली, वो तो आपका स्केल है. ठीक है, तो सी को हम कैंसिल आउट करेंगे, ए, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है स्कोरिंग में. प्रोजेक्टिव टेस्ट जो कि एम्बिगस स्टिमुलाई हैं, जिसमें आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स को अनकवर हम कर सकते हैं, और इसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसकी स्कोरिंग में. तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जितने भी हमारे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज है वो सब आ जाते हैं, और प्रोजेक्टिव टेस्ट में टीएटी है, रोशाक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, एसोसिएशन टेस्ट है, ड्राइंग अ पर्सन और ड्राइंग अ ट्री टेस्ट, ये सब आ जाता है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज, if observers disagree 15 times out of 75, then inter-rater reliability is. Okay, again the question says, अगर कोई ऑब्जर्वर 15 बार डिसअग्री कर रहा है आउट ऑफ कितने में से, 75 में से, तो इंटर रेटर यानी कि दो रेटर के बीच में रिलायबिलिटी क्या है. सो हेयर व्हाट विल डू, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, एग्रीमेंट अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 100. इसी को हम बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी. जितनी बार एग्रीमेंट हो रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, नंबर ऑफ एग्रीमेंट कैसे पता चलेंगे हमें, टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस डिसएग्रीमेंट. यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दे रखा था 15 बार, टोटल 75 था, 75 माइनस 15 वुड बी 60. तो जो 60 है वो आपका एग्रीमेंट है. टोटल ऑब्जर्वेशन 75 है इंटू 100, तो आंसर वुड बी 80%. सो हेयर
your inter-rater reliability would be 100%. Okay, so this was the last question of this series. Thank you.